प्रश्न 3, पीढ़ियों की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। डिस्कस द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ वेरियस जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच जनरेशन। कंप्यूटरों के विकास को समझने के लिए इन्हें 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। इससे हमें कंप्यूटरों की तकनीक में हुई प्रगति की जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलती है। प्रत्येक कंप्यूटर के मूलभूत सिद्धांत व उनके किसी भाग के नवीन रूप में विकसित होने पर एक नई पीढ़ी की शुरुआत होती है। कंप्यूटर्स की पीढ़ियों को उनके काल तथा प्रयुक्त तकनीकी को निम्न चार्ट में दर्शाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रथम पीढ़ी का काल था सन 1946 से 56 तक। इसमें वो लोग वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया करते थे। द्वितीय पीढ़ी में सन 56 से 1964 तक, इस समय ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया जाता था। तृतीय पीढ़ी सन 64 से 1970 तक, इस समय आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार हो चुका था और वही हमारे कंप्यूटर्स में प्रयोग किया जाता था। चतुर्थ पीढ़ी सन 1970 से 1985 तक, इसमें वीएलएसआई का प्रयोग किया जाता था। और पंचम पीढ़ी सन 1985 से अभी तक की पीढ़ी है, जिसमें यूएलएसआईसी विथ एआई का प्रयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब प्रथम जनरेशन के बारे में कुछ पढ़ते हैं, जिसे प्रथम पीढ़ी भी कहते हैं। सन 1946 से सन 1956 तक विकसित हुए कंप्यूटर्स को प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। प्रारंभ में सेना और एकेडमिक क्षेत्र में गणना यंत्रों को विकसित करने के लिए अमेरिका और यूरोप देशों की सरकारें आगे आईं। ENIAC इनियाक, EDSAC एंड EDVAC की सफलता के साथ कंप्यूटर निर्माता और प्रयोक्ताओं के लिए एक वृहद व्यापार के द्वार खोले गए। सन 1946 में जेपी एक्कर्ट और जॉन मुचली ने एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था इनियाक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। यह बहुत ही बड़ा आविष्कार था। यह दुनिया का सबसे पहला वृहद स्तर का जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। गणितज्ञ जॉन वॉन न्यूमन ने 1946 में एकर्ट मॉकली तथा गोल्डस्टीन एंड बर्ग्स के साथ मिलकर एक कंप्यूटर तैयार किया, जिसमें क्रियाओं के लिए निर्देशों के समूह प्रोग्राम को संग्रहित किया जा सकता था और इसके बाद प्रोग्राम कंप्यूटर्स माफ करिएगा इसके बाद नई क्रिया के लिए नया प्रोग्राम संग्रहित किया जा सकता था। सबसे पहला संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर EDSAC सन 1949 में तैयार हुआ। प्रथम पीढ़ी के गुणों की बात करें तो प्रथम गुण है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। ये वैक्यूम ट्यूब आकार में बहुत बड़ी होती थी, इसलिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार बड़ा होता था। ये लगातार विद्युत के संवहन से गर्म होने के कारण जल्दी खराब हो जाते थे, अतः प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों को एसी में रखा जाता था। कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट तथा आउटपुट के लिए पंच कार्ड का प्रयोग होता था। इन पंच कार्डों की प्रोसेसिंग स्पीड बहुत कम होती थी। पंच कार्ड से प्राप्त डेटा को एवं प्रोग्राम को मैग्नेटिक ड्रम पर संग्रहित किया जाता था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में 2 भाषाओं का प्रयोग प्रोग्राम लिखने में किया जाता था। ये भाषाएं हैं मशीनी भाषा तथा असेंबली भाषा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का प्रयोग कमर्शियल कंप्यूटिंग जैसे वेतन पत्र, जिसे पेरोल, बिल्डिंग तथा अकाउंटिंग के लिए ही किया जाता था, क्योंकि उस समय कंप्यूटर बहुत ही महंगे थे। जैसे कि इस बात पर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में एक बात गौर करने वाली है कि ये कंप्यूटर बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे। इसमें प्रयोग होने वाले वैक्यूम ट्यूब्स एक कंप्यूटर पर ज़्यादा दिनों तक काम नहीं कर पाते थे। इसकी गर्मी इतनी तेज रहती थी कि इसमें काम करने वाला बिना एसी के इस कंप्यूटर को चला ही नहीं सकता था। वो इस कंप्यूटर की साइज एक कमरे के बराबर होती थी। इसमें मेमोरी के लिए आप लोग पंच कार्ड का प्रयोग करते थे। जब भी आप जनरेशन्स के कंप्यूटर के जनरेशन के विषय में कोई भी प्रश्न पढ़ें तो इसमें 2 बातें ज़रूर लिखने योग्य रहती हैं। वह प्रथम कंप्यूटर में आपने किस तकनीक का प्रयोग किया और मेमोरी के लिए आपने क्या इस्तेमाल करा। यहाँ प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में आपने पंच कार्ड का प्रयोग किया, आपके दूसरे पॉइंट में लिखा गया है। जिसे कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट तथा आउटपुट के लिए पंच कार्ड का प्रयोग होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे अलग से लिख लीजिएगा। अब आते हैं द्वितीय पीढ़ी पर, सेकेंड जनरेशन। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने से कंप्यूटरों में एक नए युग का प्रारंभ हुआ।
ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन 1947 में विलियम शॉकली द्वारा किया गया था। ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक पदार्थ से बना होता है। इसका कार्य वैक्यूम ट्यूब के समान ही था, लेकिन कार्य करने की गति अधिक थी। वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा ट्रांजिस्टर का आकार छोटा तथा ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय था। लगातार विद्युत के संवहन से कम गर्म होता था। अब आप समझ ही गए होंगे कि वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर में किसे प्रयोग करने से ज़्यादा लाभ होगा। इसके गुणों के बारे में चर्चा करें तो एट्रीब्यूट्स ऑफ सेकंड जनरेशन में द्वितीय पीढ़ी के मुख्य गुण निम्नलिखित हैं। पंच कार्ड के साथ साथ मैग्नेटिक टेप तथा डिस्क का भी प्रयोग सेकेंडरी स्टोरेज के लिए होना शुरू हो गया। पहले वहाँ पंच कार्ड होता था, यहाँ पे मैग्नेटिक टेप आदि का प्रयोग होने लगा। मैग्नेटिक ड्रम के स्थान पर मैग्नेटिक कोर मेमोरी का प्रयोग आंतरिक मेमोरी में हुआ। मशीनी तथा असेंबली भाषा की जटिलता को दूर करने के लिए सरल एवं उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज का विकास हुआ, जैसे फोर्ट्रान, कोबोल, स्नोबॉल, एल्गोल आदि। फोर्ट्रान का फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है, इसे लिख लीजिएगा। कोबोल का कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। ये सारी जानकारी आपके जानने योग्य है। चौथा पॉइंट देखते हैं। द्वितीय प्रणाली के कंप्यूटर का प्रयोग वायुयानों के यात्रियों के लिए आरक्षण प्रणाली में तथा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में किया जाने लगा। इसके साथ साथ टेलस्टार सन 1962 में स्थापित किया गया। टेलस्टार एक संचार उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। अब आते हैं हमारी तृतीय पीढ़ी, थर्ड जनरेशन पे। सन 1964 से सन 1970 तक के कंप्यूटर्स को द्वितीय पीढ़ी में रखा गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर के स्थान पर इंटीग्रेटेड सर्किट्स का प्रयोग होने लगा था। एक आईसी में ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर तीनों को ही समाहित कर लिया गया। सन 1938 में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के जेएस किल्वी ने सिलिकॉन के छोटे से चिप पर एक इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया। सन 1953 में हॉविट्ज जॉनसन ने इस तकनीक को मोसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के नाम से पेटेंट कर लिया। सन 1966 में एक ही चिप पर हजारों ट्रांजिस्टर को पाना संभव हो गया। इस कारण कंप्यूटर्स का आकार पहले की पीढ़ियों की तुलना में अत्यंत छोटा हो गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में वीडियो डिस्प्ले यूनिट का भी प्रयोग होने लगा। आकार पहले की पीढ़ियों की तुलना में अत्यंत छोटा हो गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में वीडियो डिस्प्ले यूनिट का भी प्रयोग होने लगा। सीपीयू का परिपथ एक छोटे से चिप पर मॉर्शन हॉफ ने इंटेल कॉरपोरेशन में तैयार किया। सन 1970 में तैयार किए गए इस चिप का नाम इंटेल 4004 था और इस छोटे से चिप को माइक्रो प्रोसेसर कहा गया तथा जिन माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया उन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। इंटेल 8080 पर आधारित पहला माइक्रो कंप्यूटर ऑल्टेयर, MITS कंपनी ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्र बिल गेट्स को ऑल्टेयर माइक्रो कंप्यूटर में बेसिक भाषा को इंस्टॉल करने के लिए कहा। बिल गेट्स का यह प्रयास सफल रहा। इसके बाद बिल गेट्स ने अपनी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तृतीय पीढ़ी के गुण के बारे में चर्चा करते हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ थर्ड जनरेशन। पहला गुण है कंप्यूटर श्रृंखला या परिवार की विचारधारा का चलन इसी पीढ़ी से प्रारंभ हुआ। तृतीय पीढ़ी में नई उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषाओं का विकास हुआ, जैसे बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इन भाषाओं का प्रयोग विकास यूजर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया था। ये भाषाएं सीखने में सरल थीं। कंप्यूटर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया। इस ऑपरेटिंग सिस्टम से कंप्यूटर के सभी आंतरिक कार्य स्वचालित हो गए। इस पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर्स IBM का सिस्टम 1360 लाइन, DEC का डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन का प्रोग्रामेबल डेटा प्रोसेसर 1 और फिर इसके बाद इसके बहुत सारे पार्ट आए, जैसे कि PDP-1, PDP-5, PDP-8 आदि। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग आरंभ हो चुका है। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का रख रखाव आसान हो गया। द्वितीय पीढ़ी की अपेक्षा वजन व आकार कम हो गया। सेकेंड स्टोरेज की क्षमता बढ़ गई। अब आते हैं फोर्थ जनरेशन पे। फोर्थ जनरेशन सन 1970 से लेकर 1985 तक के कंप्यूटर्स को चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर्स में रखा गया। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और फिर 1975 में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप के निर्माण की पूरी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट का एक ही चिप पर
आ पाना संभव हो गया। यह चिप उंगली के नाखून के आकार की होती है। कंप्यूटर के संपूर्ण चिप तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर भाषाओं में कार्य करने में सरल था। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर्स के गुण देखें, द एट्रीब्यूट्स ऑफ थर्ड जनरेशन। चतुर्थ पीढ़ी के मुख्य गुण निम्नलिखित हैं। चतुर्थ पीढ़ी में कंप्यूटर्स के आकार को न्यूनतम किया गया। आईसी छोटे से छोटे, गति में तेज और सस्ते किए गए। एक छोटे से चिप पर लाखों परिपथ, जिन्हें सर्किट्स कहते हैं, का निर्माण किया गया। पूर्व की पीढ़ी में प्रयुक्त कोर मेमोरी के स्थान पर अब सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग होने लगा। इस पीढ़ी से के स्प्रेडशीट, एप्लीकेशन जनरेटर, डेटाबेस का कार्य करने वाले सॉफ्टवेयर तैयार हुए। इनमें कार्य करना बेसिक, कोबोल, फॉर्ट्रैन आदि तृतीय पीढ़ी की कंप्यूटर भाषाओं में कार्य करने में सरल था। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स की बात करते हैं। सन 1985 के कंप्यूटर्स को पांचवी पीढ़ी में रखा गया है। इन कंप्यूटर्स में मानव सदृश गुणों को समाहित करने का प्रयास किया गया। जापानी वैज्ञानिकों ने इन कंप्यूटर्स के विकास की ओर अपनी योजना का नाम नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम किप्स रखा गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स अभी भी विकसित स्थिति में हैं। इन कंप्यूटर्स में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करने का प्रयास किया जा रहा है। इनसे वॉइस रिकॉग्निशन एवं इमेज कंट्रोल का कार्य अत्यंत दक्षता और तीव्र गति से किया जाना संभव हो सकेगा। एट्रीब्यूट्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन, पंचम पीढ़ी के गुण। पांचवी पीढ़ी में आवश्यकतानुसार कंप्यूटर के आकार और संरचना को तैयार किया जाता है। आजकल विभिन्न मॉडलों के कंप्यूटर उपलब्ध हैं, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, होमटॉप आदि। पांचवी पीढ़ी में मल्टीमीडिया का विकास हुआ है। मल्टीमीडिया ध्वनि, दृश्य या टेक्स्ट का सम्मिलित रूप होता है। इंटरनेट के द्वारा हम किसी से भी स्वास्थ्य, चिकित्सा, विज्ञान, कला एवं संस्कृति आदि सभी विषयों पर विविध सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह आपने कंप्यूटर के 5 जनरेशन्स के बारे में सीखा। प्रश्न 4, कंप्यूटर के आवश्यक भाग कौन से हैं? कंप्यूटर के विभिन्न भागों को दर्शाता हुआ एक ब्लॉक डायग्राम बनाइए। प्रत्येक भाग की कार्यविधि की विवेचना कीजिए एवं कंप्यूटर की विशेषताएं बताइए। What are the essential components of a computer? Draw the block diagram of a computer showing its essential components. Discuss the function of each components. कंप्यूटर यूजर और सॉफ्टवेयर के साथ मिलकर एक प्रणाली के रूप में कार्य करता है, जिसे कंप्यूटर प्रणाली कहते हैं या कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। इस कंप्यूटर प्रणाली में प्रायः सिस्टम यूनिट, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर उपयोग किए जाते हैं। कंप्यूटर के ये भाग आपस में जुड़े होते हैं तथा मिलजुल कर कार्य करते हैं। जैसे कि आप ब्लॉक डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि प्रोग्राम या डेटा इनपुट डिवाइसेस की मदद से कंप्यूटर के अंदर आता है। जैसे कि सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, उसको भी अंदर 3 मेन पार्ट्स होते हैं, एमयू, एएलयू एंड सीयू। एमयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट, एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। यहाँ से डेटा प्रोसेस होने के बाद उसके बाद आउटपुट यूनिट मतलब आउटपुट डिवाइसेस की मदद से हमारे लिए रिजल्ट देता है। ये था पूरा ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर का। अब पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पे आते हैं, कंप्यूटर के भाग। कंप्यूटर को प्रायः 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सीपीयू और पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस वो होते हैं जो सीपीयू से जुड़े रहते हैं, जैसे कि आपका कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, स्पीकर हुआ। कुछ लोग ईयरफोन से हेडफोन यूज़ करते हैं, वो भी हम अपने सीपीयू से कनेक्ट करते हैं। और सीपीयू के इंटरनल पार्ट्स में आ जाएगा आपका कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर की एक और कैटेगरी है जिसे बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये आप पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में देख सकते हैं। अब एक एक को पार्ट को अपन डिस्क्राइब करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के ऐसे भाग को जिसे आसानी से छू कर महसूस किया जा सके, कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज, प्रोसेसिंग व कंट्रोल डिवाइसेस हार्डवेयर कहलाते हैं। सीपीयू, सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है। इसका प्रयोग कार्य प्रोग्रामों को क्रियान्वित करना है।
इसके अलावा कंप्यूटर के सभी भागों जैसे मेमोरी, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के कार्यों को भी नियंत्रित करती है। एक कंप्यूटर में एक से ज़्यादा माइक्रोप्रोसेसर हो सकते हैं। सीपीयू को पुनः 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है। यह इनपुट आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करता है, साथ ही मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के मध्य डेटा के आदान प्रदान को निर्देशित करता है। यह प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए निर्देशों को मेमोरी से प्राप्त करता है। निर्देशों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करके यह उचित डिवाइसेस तक पहुंचाता है, जिससे डेटा प्रक्रिया का कार्य संपन्न हो सके। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इसको एएलयू भी कहते हैं। यह यूनिट डेटा पर अंकगणितीय क्रियाएं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा या भाग और तार्किक क्रियाएं जिन्हें लॉजिकल ऑपरेशंस करती हैं। एएलयू कंट्रोल यूनिट से निर्देश लेता है। यह मेमोरी से डेटा को प्राप्त करता है तथा प्रोसेसिंग के पश्चात सूचना को मेमोरी में लौटा देता है। एएलयू के कार्य करने की गति अति तीव्र होती है। यह लगभग 10 लाख गणनाएं प्रति सेकंड की गति से करता है। इसमें कई रजिस्टर और एक्यूमुलेटर होते हैं जो गणनाओं के दौरान इंटरमीडिएट रिजल्ट को संग्रह करते हैं। एएलयू प्रोग्राम के आधार पर कंट्रोल यूनिट के बताए अनुसार सभी डेटा मेमोरी से प्राप्त करके एक्यूमुलेटर में रख लेता है। उदाहरणार्थ, माना दो संख्याओं a और b को जोड़ना है। कंट्रोल यूनिट a को मेमोरी से प्राप्त कर एएलयू में पहुंचाती है। अब यह b का मान मेमोरी से चुनकर एएलयू में स्थित a से जोड़ती है। परिणाम एएलयू से वापस मेमोरी में स्थित हो जाता है। मेमोरी यूनिट मेमोरी डेटा निर्देशों और परिणामों के आउटपुट को संग्रह करके रखती है। यह कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग है जहां डेटा तथा प्रोग्राम प्रक्रिया के दौरान स्थित रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उपलब्ध होते हैं। मेमोरी को प्राथमिकता या मेन मेमोरी भी कहते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी सेल्स या लोकेशन में विभाजित होती है। प्रत्येक सेल का अपना एक एड्रेस होता है जिसके द्वारा हम उसको रेफर करते हैं। मेमोरी की क्षमता 4 MB से लेकर 256 MB या इससे भी अधिक हो सकती है। कंप्यूटर की मेन मेमोरी 2 प्रकार की होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे रैम कहते हैं, और रीड ओनली मेमोरी, जिसे रोम कहते हैं। पेरिफेरल्स, जैसे कि हम पहले डायग्राम में देख चुके हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो हमारे हार्डवेयर में अलग से कनेक्ट होते हैं। इनको 3 भागों में डिवाइड करा गया है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस वे उपकरण या डिवाइसेस जिनकी सहायता से हम डेटा एवं निर्देश कंप्यूटर को प्रेषित करते हैं, इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर एवं मानव के मध्य संपर्क की सुविधा प्रदान करती है। इनपुट डिवाइसेस डेटा और निर्देशों को कंप्यूटर के समझने योग्य संकेतों जैसे 1 और 0 के बिट में परिवर्तित करके कंप्यूटर को प्रेषित करती है। इनपुट डिवाइसेस के मुख्य उदाहरण निम्न प्रकार हैं, जैसे कि कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल इत्यादि। आउटपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को प्राप्त किया जाता है। इन परिणामों को प्रायः डिस्प्ले डिवाइसेस या प्रिंटर के द्वारा यूजर को प्रस्तुत किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आदि हैं। मॉनिटर में एक टीवी के समान कैथोड किरण ट्यूब या कैथोड रे ट्यूब होती है। मॉनिटर के द्वारा हम प्रोग्राम की सॉफ्ट कॉपी देख सकते हैं तथा प्रिंटर से उसकी हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में किसी निश्चित कार्य को संपन्न कराने के लिए कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों को समूह को प्रोग्राम कहते हैं। ये प्रोग्राम कंप्यूटर भाषा में कंप्यूटर प्रोग्रामर द्वारा तैयार किए जाते हैं तथा इन प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर ना तो देखे जा सकते हैं और ना ही इन्हें छुआ जा सकता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मानव और हार्डवेयर के मध्य संपर्क स्थापित करता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निम्न प्रकार के हैं, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आदि। सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण ऑपरेटिंग सिस्टम तथा ट्रांसलेटर हैं तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, कोरल ड्रॉ, टेली आदि। इसमें से कुछ सॉफ्टवेयर आप लोग लैब में चला चुके होंगे। अब आते हैं कंप्यूटर की विशेषताओं पर। कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जैसे कि ऑटोमेशन, हाई स्टोरेज कैपेसिटी। ऑटोमेशन, कंप्यूटर बहुत से कार्य स्वयं कर लेता है, उसे आपके निर्देशों की आवश्यकता नहीं रहती। हाई स्टोरेज कैपेसिटी है तो हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर बहुत सी डेटा को स्टोर करने की जगह होती है। कंप्यूटर आज सभी लोग डेटा को KB, MB या GB में कैलकुलेट करते हैं। आप सब भी जब मोबाइल में कोई चीज़ स्टोर करते हैं उसकी एक फिक्स साइज़ रहती है, चाहे वो आपकी पिक्चर हो, चाहे वो कोई गाना हो या कोई मूवी हो।
इन सभी को कंप्यूटर बड़े आसानी से अपने अंदर स्टोर कर सकता है। एक्यूरेसी, कंप्यूटर अपना प्रत्येक कार्य बिना किसी त्रुटि के पूर्ण करता है। कंप्यूटर की एक्यूरेसी इतनी अधिक रहती है कि एक बार अगर डेटा सेव कर दिया जाए तो आप उसे कई वर्षों बाद भी खोलेंगे तो आपको वैसा का वैसा ही मिलेगा। नो टायर्डनेस, कर्मठता, यह तो बड़े आसानी से समझा जा सकता है कि कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन आलसी नहीं रहती। मशीन में आप चाहें तो 24 घंटे भी कार्य करा सकते हैं, यह कार्य करने वाले के ऊपर होता है। स्पीड, कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता अत्यधिक तेज होती है। कंप्यूटर की स्पीड इतनी तेज है कि आज प्रत्येक क्षेत्रों में, अनेक अनेक क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग शुरू हो चुका है। पहले कंप्यूटर का आविष्कार सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टि से किया गया था, परंतु आज यह हमारे घर का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। वर्सेटाइल, सार्वभौमिकता, गणितीय कार्यों में प्रयोग होने के साथ कंप्यूटर का प्रयोग अब व्यावसायिक कार्यों में भी होने लगा है। यह हम सभी जानते हैं, कंप्यूटर आज सिर्फ किसी वैज्ञानिक का कार्य करने के लिए मशीन नहीं है, यह एक स्कूल, कॉलेज और कई दफ्तरों का हिस्सा बन चुकी है। मतलब एक कंप्यूटर में आप गाना सुनने से लेकर बड़े से बड़ी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसीलिए इसे वर्सेटाइल डिवाइस कहते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, कंप्यूटर के द्वारा हम अपने दस्तावेजों को पूर्ण रूप से सुरक्षित रख सकते हैं। कंप्यूटर के द्वारा हम पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि पासवर्ड एक्टिव होने पर हमारे अलावा कोई अन्य हमारे कंप्यूटर को ओपन नहीं कर सकता। इंक्रीजिंग क्वालिटी, कंप्यूटर के प्रयोग द्वारा ही हम अपने डॉक्यूमेंट की गुणवत्ता को विभिन्न प्रकार से बढ़ा सकते हैं। प्रोडक्टिविटी, कंप्यूटर माध्यम के प्रयोग द्वारा ही हम हर क्षेत्र में अग्रसर हो रहे हैं, अतः हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं तथा साथ ही साथ विकास को भी बढ़ा रहे हैं। रिड्यूसिंग कॉस्ट, लागत कम करना, इसके उपयोग के माध्यम से सूचना लागत कम हो जाती है, क्योंकि सामान्य टाइपराइटर में 45 वर्ड्स पर मिनट की गति से 600 लाइन को एक दिन में टाइप किया जा सकता है, जबकि कंप्यूटर्स में ऑफिस ऑटोमेशन की मदद से 2000 लाइनों को एक दिन में भी टाइप से कम में लिखा सकते हैं।